नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वनस्पति आधारित युग की शुरुआत विषय पर प्रगति मैदान में आयोजित सम्मेलन में की शिरकत। कहा, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण, इससे कृषि क्षेत्र में मिलेगा रोजगार। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण की दृष्टि से विकल्प तैयार करने की है आवश्यकता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ CII की पार्टनरशिप समिट 2023 के कार्यक्रम में हुए शामिल। तोमर ने किसानों की खुशहाली के लिए कृषि में तकनीक और अनुसंधान के समर्थन पर दिया जोर। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो हो रहे हैं पूरे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सब्सिडी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को बनाया सरल। नई व्यवस्था में 8 महीने से घटाकर किया 100 दिन से भी कम। किसानों को मिलेगी मदद। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजनाएं करता संचालित। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सरकार ने राई, सरसों, चना खरीद के लिए क्रय केंद्र किए स्थापित। सरकार ने करीब 4 लाख मीट्रिक टन सरसों, 2.12 मीट्रिक टन चना, 1.49 मीट्रिक टन मसूर क्रय करने का रखा लक्ष्य। खरीदारी 1 अप्रैल से होगी शुरू। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को वनस्पति आधारित युग की शुरुआत विषय पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हैं और इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधित चुनौतियों को देखते हुए वनस्पति आधारित वैकल्पिक आहार एक महत्वपूर्ण कदम है और इस कदम से कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करते हुए तोमर ने कहा कि भारत को वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की जरूरत होगी और वैश्विक मांग कितनी बढ़ेगी, इस बारे में अभी से विचार किया जाना चाहिए। तोमर ने कहा कि इस समय खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण की दृष्टि से विकल्प तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष घोषित किया है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है। खाद्य सुरक्षा पर चिंता होनी चाहिए और जब खाद्य सुरक्षा के बारे में हम सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उसके 2 पहलू हैं। सुरक्षा भी हो लेकिन किसानों को भी उनके उत्पादन का वाजिब दाम मिले। मैं जब उपभोक्ता हूं तो मुझे लगता है सस्ता मिलना चाहिए। मैं जब किसान हूं तो मुझे लगता है मेरा उत्पादन महंगा बेचना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका दोनों पक्षों में संतुलन बनाने की रहती है। लेकिन हम सब ये जानते हैं और खाद्य सुरक्षा के प्रति सजग हैं और इसलिए खाद्य उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, नई रिसर्च हो और कम पानी में, कम भूमि में हम अच्छे उत्पादन ले सकें, जिससे कि निश्चित रूप से आगे फूड सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना आए। और दिल्ली में मंगलवार से आहार का 37वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हो गया है। 18 मार्च तक चलने वाला यह मेला इस बार 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाया गया है। कैसा है ये आहार 2023 मेला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ग्रीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये है दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, जिसे इस बार 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाया गया है। आहार के 37वें संस्करण में काफी संख्या में विदेशी कंपनियां भी देखी जा सकती हैं। इस बार 18 देशों की विदेशी कंपनियों समेत काफी संख्या में भारतीय कंपनियां भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। आहार का 37वां संस्करण
प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है और इस बार की विशेषता ये है कि ये बहुत बड़े प्रमाण पे है। इस बार हमने लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर पे ये एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है और करीब 1,500 एग्जिबिटर्स इसमें भाग ले रहे हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि 18 अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों से लोग यहाँ के इस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं और विशेष करके ब्राज़ील और इटली ये बड़े प्रमाण पे इस एग्जीबिशन में भाग लिया है। मेले की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पहले केवल 1200 प्रदर्शकों की भागीदारी रहती थी, वह आज बढ़कर 1,500 के पार हो गई है। मेले के शुरू होने से प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। बाहर इंडिया का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल का फूड का मंच है। इसमें जितने भी अगर आप देखेंगे, you'll see thousands of stalls are exhibiting, thousands of companies are exhibiting। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी होटल रेस्टोरेंट कैटरर्स को कैटर करने के लिए, क्योंकि आप समझे एक ही जगह सारे होटल वाले, सारे रेस्टोरेंट्स, कैटरर्स, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स मॉडर्न के बाहर जाते हैं। मेला खाने के शौकीनों के लिए एक से बढ़कर एक उत्पाद लाया है। यहाँ लोग जमकर चटकारा लगाते भी नजर आ सकते हैं। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा मंच है फूड इंडस्ट्री के लिए। इससे बड़ा पूरी हिंदुस्तान में कोई बड़ा इससे बड़ा मंच नहीं है, क्योंकि जितने पार्टिसिपेंट यहाँ फूड इंडस्ट्री वाले करते हैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं करते हैं। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर, होटलियर्स, रेस्टोरेंट वाले या जितने भी मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड के लोग जो आते हैं, बिजनेस का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस जैसा प्लेटफॉर्म पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हम लोग आके अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, लोगों को टेस्ट कराते हैं और वो लोग टेस्ट करके हमारे साथ सारी ज़िंदगी चलते हैं। हम लोगों से प्रोडक्ट लेते हैं और उनके थ्रू द्वारा हम अपना प्रोडक्ट आम जनता तक पहुंचाते हैं। इतना बड़ा मंच है, शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा मंच मैंने आज तक नहीं देखा। मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, इतना बड़ा मंच नहीं देखा। और जितनी बड़ी एग्जीबिशंस लगी हुई है, जितना मेक इन इंडिया यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इतना कभी पहले दिखा नहीं। इस बार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा और शीर्ष उद्योग निकाय के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला व्यापार के नए अवसर खोलने के अलावा मेला प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल विकास और सहयोग भी प्रदान करता है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी में आयोजित हो रही CII पार्टनरशिप समिट के 28वां संस्करण में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया। समिट में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की खुशहाली के लिए कृषि में तकनीक और अनुसंधान के समर्थन पर जोर दिया। कृषि का क्षेत्र हम सबकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। लेकिन कृषि के क्षेत्र को अगर फायदे में लाना है और किसान खुशहाल हो, कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसलिए उसके साथ तकनीक का समर्थन चाहिए, अनुसंधान का समर्थन चाहिए और इंडस्ट्री का समर्थन चाहिए। जब ये सब जोड़ते हैं तभी फिर आगे सारी बात ठीक दिशा में चलती है। एक कालखंड था जब सामान्य तौर पर हमारे देश में समन्वित विचार का अभाव होता था। सब लोग एकांगी विचार करते थे। किसान अपना विचार करता था, इंडस्ट्री अपना विचार करती थी। रिसर्च वालों को लगता था हमारा तो रिसर्च का काम है, हमने रिसर्च कर दिया, बस खत्म बात, अब बाकी जिन्हें करना है वो करें। राज्य सरकारों का अपना मत में रहता था, केंद्र सरकार का अपना मत में रहता था, और सरकारों में भी एक विभाग दूसरे विभाग से परस्पर बात करे इसका भी अभाव रहता था।
लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का जो समन्वित विजन है, उस विजन को CII बहुत शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। और आप सब लोग इस समिट में अगर बैठे हैं तो समुच्च विचार करने के लिए ही बैठे हैं। आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात का प्रयत्न करते हैं कि भाई विभागों से ऊपर उठो और जो कार्यक्रम भारत सरकार का है वो भारत के लिए है, भारत की जनता के लिए है। वो काम कैसे आगे बढ़ सकता है और अनेक कार्यक्रम पर वो विचार करते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू होता है वो कितना ही बड़ा हो, एक कार्यकाल में वो पूरा भी हो जाता है। और लोकसभा में मंगलवार को सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय समय पर वृद्धि की है। 2013-14 में जहां धान 1310 रुपए क्विंटल था, जो 2022-23 में बढ़कर 2040 हो गया है। गेहूं जहां 2013-14 में 1400 रुपए क्विंटल था, वो 2022-23 में 2125 हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मिलेट्स को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है। मिलेट्स मूल्य में कमियों और चुनौतियों की जांच करने के लिए और उससे निपटने के लिए 6 टास्क फोर्स गठित की गई हैं। पोषक अनाज की उन्नत किस्मों के लिए 25 बीज केंद्र स्थापित किए गए हैं। मिलेट्स अभियान ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम और कर्नाटक ने शुरू किया है। 500 से अधिक स्टार्टअप और 350 FPO स्थापित किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश भर में कुल 4,748 किसान उत्पादक संगठन FPO पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 10,000 FPO आवंटित किए गए हैं, जो 2020 में शुरू की गई योजना के अनुरूप है। तोमर ने बताया कि सरकार 3 साल की अवधि के लिए प्रति FPO को 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके साथ FPO के किसानों को क्रेडिट गारंटी सुविधा और इक्विटी अनुदान भी दे रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB ने अपनी सब्सिडी योजनाओं के लिए आवेदन करने और उनके अनुमोदन के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत मंजूरी के समय को 6 से 8 महीने से घटाकर 100 दिन से भी कम किया गया है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव 15 मार्च से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने बताया है कि कागजी कार्रवाई और मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कृषक समुदाय की मांग पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB देश में वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाएं संचालित करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए 35 से 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और आवेदक बैंक द्वारा सावधि ऋण की स्वीकृति के बाद NHB को मंजूरी प्रदान करने के लिए सीधे आवेदन कर सकेगा। NHB को ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 3 महीने के भीतर मंजूर सावधि ऋण को वैध माना जाएगा। लेटर ऑफ कंफर्ट और क्लियरेंस प्रदान करने के लिए अब न्यूनतम दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्थान के निरीक्षण के चरण को मोबाइल ऐप आधारित स्वयं निरीक्षण में बदल दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने राई, सरसों, चना और मसूर की खरीद के लिए क्रय केंद्र स्थापित कर दिए हैं।
सरसों को समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि चने का समर्थन मूल्य सरकार ने 5,335 रुपए और मसूर का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए तय किया गया है। इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 3.94 लाख मीट्रिक टन सरसों, 2.12 मीट्रिक टन चना, 1.49 मीट्रिक टन मसूर क्रय करने का लक्ष्य रखा है। ये खरीदारी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि योगी सरकार हर वक्त किसानों के हित की बात सोचती है। उन्होंने आलू किसानों के परेशानी के मुद्दे पर याद दिलाया कि योगी सरकार ने ही पहली बार 2017 में सरकार द्वारा आलू खरीद की व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था खरीदारी के लिए नहीं बल्कि बाजार हस्तक्षेप के लिए किया जाता है, जिससे न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य किसानों को न मिले। इससे बाजार भाव बढ़ जाता है और किसानों को फायदा पहुंचता है। शाही ने कहा कि जायद के सीजन में ज्वार, बाजरा, मक्का के आच्छादन के लिए संकर बीजों पर कुल 1,500 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान एवं अधिकतम 50% की धनराशि अनुमान्य हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1 दिसंबर 2018 से अभी तक 2.6 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं खेत तालाब योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,104 खेत तालाब पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त माह अप्रैल से जून 2023 तक 5,550 खेत तालाब निर्माण के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं तथा लाभार्थियों का चयन के लिए पोर्टल 20 फरवरी से खुला हुआ है। सोमवार को संसद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम यानी NSTFDC ने 2021-22 में 1.6 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिनमें से 1,20,000 यानी तकरीबन 74% ST लाभार्थी महिलाएं थीं। केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी के तहत पूरे देश में विभिन्न योजनाओं के तहत इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। खासतौर पर अनुसूचित जनजाति, उनमें भी विशेषकर महिलाओं के लिए सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम देश में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजनाएं सावधि ऋण, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना को संचालित करती है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने लोकसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें छात्रों को दिए जाने वाला एजुकेशन लोन भी शामिल है। इन लाभार्थियों में से 1.2 लाख यानी 74.9% अनुसूचित जनजाति की महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज यानी MFP की खरीद के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। साथ ही ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRIFED ने 3,225 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी, जिससे 9 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए रोजगार सृजन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पंजाब में कर्ज के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या करने का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 10 साल में 1400 से ज्यादा अधिक किसानों ने आत्महत्या की। इससे सबसे ज्यादा मानसा जिले में किसान मौत से नाता जोड़ चुके हैं। किसान नेताओं ने सरकार की गलत नीतियों और कृषि की लागत में बढ़ोतरी के कारण बढ़ते कर्ज को इसका कारण बताया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने से पहले एक भी किसान को खुदकुशी नहीं करने देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 1 साल पूरे होने को आ रहे हैं तो किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है।
कहा तो सरकार ने किसानों के कर्ज खत्म करने की बात की थी, लेकिन खेती पर बढ़ने वाली लागत और पूरा मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान जान दे रहे हैं। हर जगह किसानों पर कर्ज और उपज में कमी की वजह किसानों को जान देने को मजबूर कर रही है। किसानों ने जल्द वादे पूरे नहीं होने की स्थिति में गांव को घेरकर विधायकों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सरकार ने लोगों नाल वोटां तो पहला बहुत सारे वादे किए हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, पूरी MSP ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ नहीं मिलती। पंजाब में मार्च 2012 से फरवरी 2023 तक 1403 किसानों ने आत्महत्या की है। वहीं किसान आंदोलन के केंद्र मानसा में 350 किसान कठोर कदम उठा चुके हैं। माखा चहला गांव के किसान सुखवीर सिंह कर्ज की बोझ के तले अपनी जान दे चुके हैं। सुखवीर सिंह की पत्नी जसविंदर कौर ने कहा कि इसके बाद भी उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। मेरे घर वाले ने जी खुदकुशी कर ली सी, गोलियां खा लियां जी, नसपास वालियां। कर्जा देना सीगा जी, सरकार वालों कोई सहायता नहीं मिली। बहुत दफ्तरां दे चक्कर लाए जी असीं, साडी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। फसल खराब होने के कारण किसानों पर कर्ज बढ़ता चला जाता है। गांव बुर्जराठी के किसान गुरपाल सिंह की 3 एकड़ जमीन पर लगी नरमा की फसल गुलाबी सूंडी लगने से खराब हो गई थी, जिस कारण गुरपाल सिंह के परिवार पर 8-9 लाख का कर्ज हो गया था। कर्ज से परेशान होकर गुरपाल सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। गुरपाल सिंह मेरा डैडी सी ते थोड़ा जिहा परेशान ते करजे कन परेशान रहिंदा सी ते 3 एकड़ आपदी जमीन आ जी ओह भी नरमे वाली है ते 5 एकड़ होर सी नरमा लाया होया सी सारे ते गुलाबी सुंडी कारण हो गया जी नरमा मर गया ते ओह टेंशन ले गई। पंजाब में पिछले साल 16 मार्च को भगवंत मान की सरकार बनने के 25 दिन के अंदर ही 14 किसानों ने आत्महत्या की थी। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार घिरी नजर आई थी, लेकिन साल बीत जाने पर भी सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। ऐसे में अन्नदाता नई सरकार को वोट देने की सजा पा रहे हैं। राजेश कुमार के साथ शिशु शर्मा शांतल, DD न्यूज जालंधर। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करी तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 13 मार्च को मूंग का भाव रहा 7,675 रूपए। 14 मार्च को इसके भाव में 75 रूपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 7,600 रूपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में भी इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी देखी गई। 13 मार्च को यहाँ मूंग का भाव था 7,810 रूपए। 14 मार्च को इसके सौदे 10 रूपए टूटकर 7,800 रूपए पर हुए। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में भी मूंग के भाव में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ 13 मार्च को मूंग का भाव था 8,020 रूपए। 14 मार्च को इसके सौदे 20 रूपए टूटकर 8,000 रूपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 मार्च को मूंग 9,300 रूपए क्विंटल पर बिकी। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल मूंग की उपज 35,45,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल के उत्पादन की तुलना में 3,80,000 टन अधिक है। इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है।
एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी व आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। आज केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की घोषणा कुछ सप्ताह में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंटल को बढ़ाने के लिए सपोर्ट पॉलिसीज और सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के दम पर देश अगले 3 से 4 साल में एक मजबूत चिप इंडस्ट्री के लिए तैयार है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल के बाद अब होलसेल मार्केट में भी झंडे गाड़ने की तैयारी में है। रिलायंस ने जर्मनी के रिटेलर कंपनी मेट्रो एजी में भारतीय बिजनेस को 2,850 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए 3 महीने पहले एक डील की थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे हरी झंडी दे दी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एक बार फिर लोन महंगा कर दिया है। बैंक ने अपने बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई दरें बुधवार से लागू होंगी। बीपीएलआर और बेस रेट दोनों में 0.70% यानी 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मियों के लिए पहले इसकी डेडलाइन 30 मार्च थी, जिसे आगे बढ़ा दी गई है। H3N2 इन्फ्लुएंजा पर जानकारी देते हुए एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि इन्फ्लुएंजा का खतरा उन लोगों में ज्यादा है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, बच्चे या बुजुर्ग हैं। उन्होंने बताया कि लोकनायक अस्पताल में अलग से 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और 15 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। तेलंगाना में बुधवार से 24 अप्रैल तक आधे दिन स्कूल संचालित होंगे। तेलंगाना में स्कूल शिक्षा निदेशक ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर घोषणा की। 15 मार्च से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के अंतिम कार्य दिवस, जो कि 24 अप्रैल है, तक आधे दिन के स्कूल लागू किए जाएंगे। ये सरकारी सहायता प्राप्त और निजी प्रबंधन के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों पर लागू होगा। केरल में केएसआरटीसी की एक बस में मंगलवार को अजहूर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक के समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश में बड़ा हादसा टल गया। घटना उस वक्त हुई जब तिरुवनंतपुरम जा रही बस अजहूर पहुंची। इंजन से धुआं उठता देख चालक ने बस रोक दी और यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री मौजूद थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी